Hello everyone, it's me Mohan and you are watching the शानदार सेशन ऑफ, कह सकते हैं आप लॉ या आप लीगल के नाम से भी जान सकते हैं इसको। इसमें हमने एक क्लास पहले ली है, मैंने पढ़ाया आपको आईपीसी पढ़ाया था। आईपीसी में हमने बेसिकली बैकग्राउंड की बात की थी, कब बना था, किस कमीशन द्वारा बना था, इंडिया में आईपीसी अप्लाई होती है तो जेएनके में क्या अप्लाई होता है, ये ढेर सारी चीज़ें, नंबर ऑफ चैप्टर या पार्ट कह लीजिए वो कितने थे, और जो भी उसमें ओवरऑल हमने एक आउटलाइन बात की थी। और आप लोग परेशान थे तो इसलिए हम सीआरपीसी पे भी एक ये इंट्रो वीडियो होगा, और इस इंट्रो वीडियो में हम जानेंगे सीआरपीसी। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हिंदी में क्या कहेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। मैंने आपको बताया था कि कोड क्यों कहते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये रिटन लॉज, एक जो आर्काइव्स होते हैं लिखे हुए, कलेक्शन ऑफ रिटन लॉज, रिटन लॉ। अगर रिटन नहीं है तो उसको कोड नहीं कहेंगे, इस चीज़ को मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। आज हम बात करेंगे इसके इंट्रो की। ये पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इसको तो हम अगली क्लासेस में भी पढ़ते आएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो जो आईपीसी होती है वो खासकर उसका जो यूज होता है वो पुलिस करती है, बस अभी आप जानिए। अभी ऐसा नहीं है कि और डिफरेंसेस जो होंगे वो हम आपको अगली क्लासेस में बताते चलेंगे। सीआरपीसी जो होती है, जैसा कि नाम से ही है कि प्रोसीजर कोड, ये जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है या उसकी कस्टडी में जब कोई मुजरिम कोई भी किसी भी मामले में हो, अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उसके बारे में किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होंगी, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इस सीआरपीसी से। सीआरपीसी दो है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सीआरपीसी एक जो ओल्ड सीआरपीसी है ये 1898 की है, और जो न्यू सीआरपीसी है वो 1973 की है। तो होता क्या है, जब आईपीसी अप्लाई होती है तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कुछ विरोधाभास की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि आखिर सज़ा का निर्धारण कैसे हो, कि किसको माना जाए, कि सबूत क्या होता है, गवाह कैसे होते हैं, गवाह की एज क्या होनी चाहिए, और जुवेनाइल एक्ट क्या होता है, और आप ये कह लीजिए कि किसी भी अपराध की जो एक लेबल होता है। जैसे मैं आपको आगे, मैं या आप जो भी सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अपराध डायरेक्टली नहीं होता है, उसमें कई स्टेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, डेफिनेशन, और पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें उस समय उतने अच्छे तरीके से लिखी हुई नहीं थी। फिर भी 1898 की जो सीआरपीसी है उसमें ये जो पार्ट है, इसको आप पार्ट या चैप्टर कहेंगे, अध्याय कहते हैं। अब पार्ट से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट से जब आप कोरिलेट कर पाते हैं, जैसे कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था आपको कि हम पार्ट को एक एपिसोड्स मान के चलते हैं, ये एक एपिसोड्स हैं, और सेक्शन वही आर्टिकल की तरह है। तो जब ऐसे कोरिलेशन से आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। उसमें ये फैक्ट आपको नहीं जानना है, ये जानना है कि एक सीआरपीसी पहले भी थी, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में सीआरपीसी आएगी वो 1973 की ही सीआरपीसी आएगी। इस सीआरपीसी का बस हम जानेंगे, आप देख सकते हैं इसमें उस समय 46 पार्ट थे, 565 सेक्शन, धाराएं, जिसको धारा आप कहते हैं, धारा, पार्ट को आप अध्याय कहते हैं, यहाँ पे पार्ट या चैप्टर, जो भी शेड्यूल। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपने आईपीसी में नहीं देखा होगा, यहाँ पे शेड्यूल भी दिया गया था। शेड्यूल का मतलब एक ओवरऑल आप कह सकते हैं ट्रेलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे शेड्यूल पहले 5 था ओल्ड सीआरपीसी में, लेकिन अब हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम नए पे ध्यान देंगे। टोटल कितने शेड्यूल हैं, वो 2 शेड्यूल हैं। इसमें यही बताया गया कि बॉन्ड्स, फॉर्म नंबर, कि जैसे बेल के फॉर्म्स कैसे होते हैं, या मुकदमा दायर करने के फॉर्म कैसे होते हैं, ये थोड़े से ये चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। सेक्शन में बात कर लेते हैं। जो धाराएं, प्रेजेंट में 484 धाराएं हैं, और जो टोटल पार्ट हैं, पार्ट, चैप्टर, अध्याय, वो 37 है प्रेजेंट टाइम में। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हालांकि हम जहाँ भी सीआरपीसी लिखते हैं वहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं,
जहाँ पे भी सीआरपीसी लिखते हैं तो वहाँ पे हम 1973 लिख लेते हैं, बट ये इम्प्लीमेंट इसका स्टार्ट कब से हुआ, इनेक्ट कब से हुई, एक वर्ड आता है इनेक्ट, ये 1 अप्रैल 1974 से इनेक्ट हुई। तो आप कहेंगे सर इससे पहले क्या चल रहा था, तो इससे पहले ओल्ड सीआरपीसी 1898 चल रही थी। ये चीज़ें यहाँ से इन नई सीआरपीसी अप्लाई होती है। ठीक, अब बात आती है कि एक ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि सर जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसी के बेस्ड पे मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था आईपीसी को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कमीशन होगा आप याद रखेंगे इसको, 14th कमीशन, 14th लॉ कमीशन, 14th लॉ कमीशन के आप कह सकते हैं उनके रिव्यू पे, उनकी अध्यक्षता में। यहाँ पे किसी का नाम नहीं आता है किसी पर्टिकुलर का, बस होता क्या है कि ये जो कमीशंस बनते हैं ये हमेशा बनते रहते हैं, आफ्टर सम ब्रेक्स या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे बनते रहते हैं। तो सीआरपीसी को बनाने में, नई सीआरपीसी को बनाने में योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो 14th लॉ कमीशन का है, ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरपीसी इन आवर लाइफ या इन आवर सोसाइटी, इन आवर आप कह सकते हैं स्टेट और नेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। ये पॉलिटी में आपको बताया हूँ, आगे भी बताऊँगा। एक होता है लेजिस्लेचर जिसको आप विधायिका कहते हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, एक होती है जुडिशरी जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं। होता क्या है, मैक्सिमम जो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में देखा जाता है। तो सीआरपीसी का काम ही था इनकी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करना, सीधा करना कि जुडिशरी कैसे काम करेगी और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो या किसी भी चीज़ को लेकर कुछ ऐसे वाद विवाद ना पैदा हो। इस वजह से सीआरपीसी को लाया गया कि जो जुडिशरी भी होगी वो अपने मन से कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अरब कंट्रीज़ में बताऊं, किसी भी अपराध के लिए वहाँ हाथ काट दिया जाता है, अगर कोई वैसा अपराध है, कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है, या हो सकता है उनको कुछ और अलग अलग तरीके से आप सज़ा के नाम सुने होंगे, या तो उनको पानी में डुबोए रखने की सज़ा दी जा सकती है, ऐसी सज़ाएं, या तो ऐसे जगह छोड़ दो कि वो 7 दिन तक खाना ना खाए या 7 दिन तक उसको भूखा रखो, 15 दिन तक भूखा रखो। लेकिन यहाँ पे अपने मन से चीज़ें ना हो, इसलिए सीआरपीसी लाई गई कि किस जुर्म में कितने साल की सज़ा होगी, सज़ा का नेचर कैसा होगा और क्या क्या सज़ाएं दी जा सकती हैं और किस प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती, इतना आप ओवरऑल समझिए। तो हमने बात की, तो इसके जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव की मैं जो बात कर रहा हूँ वो केवल इन दोनों के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रास्ते को क्लियर रखना कि कैसे होगा, ये ओवरऑल। और अब बात कर लेते हैं हम दो आर्टिकल्स, जो स्टार्टिंग के आर्टिकल हैं, आर्टिकल सेक्शन, यहाँ पे आर्टिकल न करके हम सेक्शन का ही नाम लेंगे। जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट या धारा फर्स्ट, ये धारा बताती है कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। सीआरपीसी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होती थी 1973 में, उसमें से 2-3 जगहों पे नहीं होती थी। हालांकि अब मे भी होना स्टार्ट हो जाए जब से जेएनके को हमने यूनियन टेरिटरी माना है। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जब 1974 में ये अप्लाई हुई थी, इनेक्ट हुई थी, तो उस समय ये कहाँ कहाँ नहीं थी, तो ये जेएनके में अप्लाई नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने आपको आईपीसी में भी बताया था कि आईपीसी में जब ऑल ओवर इंडिया आईपीसी यूज होती थी, इवन पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र है तो उस समय वहाँ आरपीसी यूज होती थी, जेएनके में नहीं। कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे यूज नहीं होती थी सीआरपीसी। ट्राइबल एरिया जनजाति क्षेत्र जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं, खासकर इसमें नागालैंड का नाम लिया जाता है, नागालैंड, और कुछ जनजातियाँ हैं ऐसी, और उन पे सीधा सा अगर मैं कहूँ कि क्यों नहीं यूज़ की जाती थी, क्योंकि वो हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से इतने पिछड़े लोग हैं,
उनको ये नहीं पता है कि पुलिस क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि वो बड़े से बड़े जानवर को भी मार देते हैं। तो हो सकता है कि अगर वो कोई राष्ट्रीय पशु व पक्षी मार के खा रहे हों तो पुलिस उनको जाके गिरफ्तार कर ले, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि इनको नहीं मारना है। वो इन सारी चीज़ों से मतलब हमारा जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की उससे अलग है। तो यहाँ पे जनजातियों को ये इनसे अलग रखा गया था, और ये भी था कि अगर इन फ्यूचर उनको इंक्लूड किया जाएगा तो एक इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि हाँ, और गवर्नमेंट बताएगी जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है कि यहाँ पे अब से सीआरपीसी इनेक्ट हो गई है, अप्लाई हो गई है। और ये सेक्शन फर्स्ट में बात आती है कि जेएनके इससे अलग रहेगा, जेएनके में अप्लाई सीआरपीसी नहीं होगी। 1974 में अभी भी पूरी तरीके से प्रेजेंट टाइम में भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको चेंज किया जा रहा है। तो चेंज करने में ढेर सारा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत जो भी चली आ रही हैं चीज़ें उनको हटा के अब दूसरी बुक रख लो यहाँ पे पढ़ाने के लिए। और सेक्शन सेकेंड जो है, जो धारा दूसरी धारा है, इसमें केवल डेफिनेशन दी गई हैं, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। परिभाषा किसकी? अपराध के प्रकार, अपराध क्या होता है, थाना क्या होता है, पुलिस क्या होती है, जज क्या होते हैं। फिर संगीन अपराध जिसको संज्ञेय कहते हैं और असंज्ञेय कहते हैं, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे इनमें अंतर क्या है, समन क्या होता है, ये सारी जो भी डेफिनेशन है ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ओवरऑल हमने जो बात की है वो आज सीआरपीसी की बात की है, तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे और इसको एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। आप खासा इस पे ध्यान रखेंगे, ये पुरानी चीज़ें हैं, बस कंपेयर है। हाँ, कभी कभी आप ये भी देख पाएंगे, डेटा से ही दिख रहा होगा कि जो नई सीआरपीसी है वो ओल्ड सीआरपीसी से उसमें मैटर्स जो हैं थोड़े कम हैं विद कंपेयर टू ओल्ड सीआरपीसी, और यहाँ पे आर्टिकल्स सारी तीनों चीज़ें उनसे कम ही है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी ये जेएनके डेट, ये सारी जो आज हमने पढ़ी, ये 4th लॉ कमीशन को मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक इसी की बात को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।